हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हसीन पल। दीक्षा फिर से वॉशरूम से बाहर भागने को होती है तो आदित्य झट से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी। ये कहते हुए वह दीक्षा को अपने करीब खींचकर जैसे ही शो ऑन करने को हुआ, दीक्षा उसे रोकते हुए बोली, आदि प्लीज, मुझे ठंड लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ ही देखने लगी। आदित्य ने शो को ऑन नहीं किया और दीक्षा की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें अभी गर्म कर देता हूँ। दीक्षा नासमझी में आदित्य को देखती ही रह गई। आदित्य ये कहकर दीक्षा को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले आता है। वह आहिस्ते से दीक्षा को ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा कर देता है और खुद उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वह आईने से ही दीक्षा को निहारने लगा। दीक्षा ने जब आदित्य को खुद को निहारते देखा तो सामने की तरफ देखते हुए ही बोली, आदि। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा के करीब आते हुए उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लेता है। वह अपने चिन को दीक्षा के शोल्डर पर टिकाते हुए बोला, हम। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा और एकटक आदित्य को ही निहारने लगी। आदित्य दीक्षा की कमर को सहलाते हुए उसके कान के नीचे किस कर लेता है, जिसके एहसास में दीक्षा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आदित्य पीछे से ही दीक्षा के गालों को भी चूम लेता है, फिर उसकी नेक को किस करने लगता है। इस एहसास में दीक्षा पूरी तरह से मदहोश होने लगी। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए आहिस्ते से दीक्षा की ड्रेस की जिप खोल दी। वह उसकी खुली पीठ पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसके इस टच ने दीक्षा को पूरी तरह से बेचैन कर दिया। वह एक झटके में ही पीछे पलट गई और आदित्य के सीने से लिपट गई। आदित्य ने स्माइल करते हुए दीक्षा को अपने बाहों के घेरे में छिपा लिया और उसके ड्रेस की जिप बंद कर दी। दीक्षा यूं ही आदित्य के सीने से दुबकी हुई थी। आदित्य भी बिना कोई हरकत किए दीक्षा को अपनी बाहों में फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब आदित्य को फील होता है कि दीक्षा रिलैक्स हो चुकी है तो वह उसे लेकर बेड पर आराम से लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। दीक्षा एक पल के लिए आदित्य की आंखों में देखती है। उसमें उसे अपने लिए कभी ना खत्म होने वाला जुनून और प्यार नजर आता है। ये महसूस करके दीक्षा के गाल गुलाबी से हो जाते हैं और वह शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। आदित्य को दीक्षा का वो क्यूट सा रेड फेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ था। आदित्य ने इस वक्त अपनी बॉडी का सारा वेट अपने दोनों बाहों पर टिका रखा था। वह दीक्षा के गालों को सहलाते हुए बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो। दीक्षा ने शर्माते हुए आदित्य की आंखों में देखा, फिर अगले ही पल अपनी पलकें झुका लेती है। आदित्य ने एक झटके में दीक्षा को अपने ऊपर कर लिया, जिससे उसके बालों से आदित्य का चेहरा ढक गया। उसने आहिस्ते आहिस्ते दीक्षा के सारे बिखरे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। फिर उसकी आंखें एक बार फिर दीक्षा के चांद से चेहरे, जो कि इस वक्त गुलाबी हो रखा था, को देखने लग गईं। आदित्य ने दीक्षा की नेक को पकड़कर अपने चेहरे के करीब किया और आहिस्ते से उसके माथे को चूम लिया। दीक्षा ने एक नजर आदित्य के चेहरे को निहारा, फिर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को भरते हुए वह उसके पूरे फेस पर किस करने लगी। फिर आहिस्ते से उसके नीचे आकर जैसे ही उसने आदित्य की नेक को किस करना स्टार्ट कर दिया, आदित्य का रहा सहा कंट्रोल एक झटके में खत्म हो गया। आदित्य ने एक झटके में दीक्षा को अपने नीचे कर लिया। उसने एक नजर उसे देखा, फिर उसके होठों की तरफ झुककर अपने होठों से उसके होठों को दबोच लिया। आदित्य पहले आहिस्ते आहिस्ते और बड़े प्यार से दीक्षा को किस करने लगा, पर जब दीक्षा ने उसके किस पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, आदित्य की किस फुल ऑफ पैशन होती गई। धीरे धीरे उसकी किस बहुत ही डीप होने लगी। आदित्य दीक्षा के होठों को इस तरह से किस कर रहा था जैसे कि वह उसे खा ही जाएगा। थोड़ी देर तक यूं ही दीक्षा पर प्यार बरसाने के बाद जब आदित्य को लगा कि अगर वह नहीं रुका तो दीक्षा अनकॉन्शियस हो सकती है, इसलिए अपनी वाइफी का ख्याल करके वह दीक्षा के होठों को आहिस्ते से काट लेता है और उसे रिलीज कर देता है। उसके छोड़ते ही दीक्षा लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, पर आज आदित्य दीक्षा को नॉर्मल होने देना ही नहीं चाहता था। वह जैसे ही अपनी सांसों को थामती, आदित्य उसकी नेक की तरफ झुककर उसे बहुत ही सेंसुअली किस करने लगता है। दीक्षा अब खुद पर से कंट्रोल खोने लगी। कहीं न कहीं आदित्य की ये सेंसुअल किसेस उसे बहकाने में लगी हुई थी। उसके किस के एहसास में कब दीक्षा के हाथ उसके बालों को सहलाने लगे उसे पता ही नहीं चला। आदित्य उसके नेक को किस करते हुए बहुत वाइल्ड हो रहा था। अब उसने उसे बाइट करना भी स्टॉप कर दिया था। दीक्षा भी उसे बिल्कुल नहीं रोक रही थी। दोनों ही आज एक दूसरे में खो जाना चाहते थे।
थोड़ी देर बाद वह दीक्षा को किस करते हुए उसके ड्रेस की जिप खोल देता है और दीक्षा के ड्रेस को एक झटके में उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दीक्षा को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपनी अट्रैक्टिव ब्रेस्ट को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है। आदित्य अपनी खूबसूरती वाइफी को देखते हुए एक झटके में अपनी टी शर्ट उतार देता है और साइड में फेंक देता है। वह दीक्षा की तरफ झुककर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर देता है। वह एक बार अपनी अट्रैक्टिव वाइफी को देखता है, फिर उसकी तरफ झुकते हुए उसकी पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर देता है। आदित्य के इस सेडक्टिव टच से दीक्षा सहने लगी थी। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। दीक्षा की यह गहरी गहरी सांसें भी आदित्य को उसके करीब आने के लिए पागल कर रही थी। थोड़ी ही देर में आदित्य उसे किस करते हुए उसके सारे कपड़े रिमूव कर देता है और अपने कपड़े भी रिमूव करता है। दीक्षा को किस करते हुए वह उसे अपना बना लेता है। उस शांत कमरे में दीक्षा की प्यार भरी आहें गूंजने लगती है। आदित्य उसे जी भर कर प्यार करता है, क्योंकि उसके करीब आते ही वह सब कुछ भूलकर जैसे उसमें खोसा जाता था। आज भी आदित्य के साथ वही हो रहा था। दीक्षा को घंटों तक प्यार करने के बाद वह उससे अलग होता है और उसके बगल में लेट जाता है। दीक्षा तो थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए वह कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चलता। आदित्य दीक्षा को अपने करीब खींचते हुए उसे और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। उसके माथे को चूमते हुए वह अपनी लिटिल वाइफी को बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ वंश जब अपने स्टडी रूम से बाहर अपने बेडरूम में आता है तो देखता है कि कृतिका सोफे पर सिकुड़कर बैठी हुई ही सो गई थी। उसके गालों में आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितना रोई है। वंश का गुस्सा अब उतर चुका था। उसे अब कृतिका के लिए बुरा लग रहा था, साथ ही खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह वही सोई हुई कृतिका के बगल में बैठ गया और आहिस्ते से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, आई एम सॉरी वाइफी, आज मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। उद्धरण चिन्ह। वंश को भी लगा कि उसे कृतिका पर उस तरह से रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। कृतिका उसकी वाइफी थी और उसे पूरा हक था अपने पति के बारे में जानने का, उसकी पास्ट लाइफ, उसके मॉम डैड के बारे में जानने का। पर वंश अपनी लाइफ के उस काले और सबसे पेनफुल चैप्टर को याद करना नहीं चाहता था। बस इसीलिए वह उसके बारे में किसी से डिस्कशंस करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस हिस्से को कहीं ना कहीं वंश अपने आप से मिटा चुका था। पर कहते हैं ना कि घाव भर जाने के बाद भी उसके निशान रह जाते हैं। बस वंश के साथ भी यही हो रहा था। उस खराब एक्सपीरियंस को जो उसने बहुत कोशिशें करके लगभग भूल चुका था, वह इसे अपनी लाइफ में दोबारा रिमाइंड नहीं करना चाहता था। उसने कृतिका की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके माथे को चूम लिया और उसे बड़ी हिफाजत से अपनी बाहों में उठाकर बेड पर आराम से लेटा देता है। उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके उसके सिर पर किस करके उसकी बगल में आकर लेट जाता है। आज वंश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह एक टक बस कृतिका के मासूम और उदास चेहरे को निहारे जा रहा था। ये सच था कि वंश कृतिका से बेइंतहान प्यार करता था और उसकी आंखों में वह आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। कृतिका के आंसू वंश के दिल को 1000 टुकड़ों में करने की ताकत रखते थे। वंश को कृतिका के फेस पर मुस्कान ही अच्छी लगती थी। वह उसे कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, और आज तो उसकी वाइफी उसकी वजह से रोई थी। ये फील करके ही वंश का दिल बैठा जा रहा था। अगली सुबह आदित्य का रूम। ग्लास डोर से जैसे ही सूरज की रोशनी आदित्य के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलती है उसकी निगाहें उससे एकदम चिपक कर सोती हुई दीक्षा पर गई। कमरे की हालत, उनके एक दूसरे में उलझे फर्श पर पड़े कपड़े और दीक्षा और अपनी हालत देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने दीक्षा को अपनी बाहों में कसते हुए उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। फिर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके चांद से चेहरे को निहारने लगता है। दीक्षा के चेहरे पर कल रात की थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। ये तो होना ही था, क्योंकि आदित्य ने अपनी क्यूट वाइफी को कल रात इतना परेशान जो किया था। आज जब वह उठेगी तो वह फिर आदित्य को कोसेगी। ये इमेजिन करते ही आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। दीक्षा का मासूम सा चेहरा देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर इस वक्त उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि दीक्षा इस समय उसे झेलने के लिए रेडी नहीं थी। वह पहले ही काफी थक चुकी थी, ऐसे में वह उसे और परेशान नहीं कर सकता था। वह दीक्षा को सफेद ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर बाहर आ गया। इस वक्त उसने लोवर टी शर्ट पहना हुआ था। सुबह के 8 बज रहे थे, पर दीक्षा की नींद अभी भी टूटी नहीं थी।
आदित्य उसके सिरहाने के पास बैठ गया और दीक्षा के सिर को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद दीक्षा को समसाते हुए अपनी आंखें खोल देती है। सामने आदित्य का चेहरा देखकर उसे कल रात का उसका सताना याद आता है। आदित्य उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उससे अलग होकर एक नजर घूर कर देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आदित्य उसे दोबारा अपनी बाहों में कसते टीज करते हुए बोला, क्यों भला? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब 117 वंश फील सॉरी टू कृतिका। दीक्षा उससे अलग होकर एक नजर घूर कर देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आदित्य उसे दोबारा अपनी बाहों में कसते टीज करते हुए बोला, क्यों भला? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। दीक्षा आदित्य के सीने से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाल कर उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कल रात इतना परेशान करने के बाद भी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आखिर मैंने किया ही क्या है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे पास आकर मैं सब कुछ भूल सा जाता हूँ। तुम मेरी एडिक्शन बन गई हो। कोट। दीक्षा आदित्य की तरफ शिकायत करने के टोन में बोली, और मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है उसका क्या? ये सुनकर आदित्य स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा पेन मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये कहते हुए वह दीक्षा की बॉडी से ब्लैंकेट रिमूव करने लगता है। दीक्षा उसे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहते हुए वह दोबारा अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। आदित्य समझ गया कि दीक्षा के दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, डोंट वरी। ये कहते हुए वह आहिस्ते से उसके ब्लैंकेट को हटाते हुए उसकी बॉडी पर हल्के हाथों से मसाज देने लगता है। उसके मसाज से दीक्षा को राहत मिलती है, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर बंद होने लगती है। आदित्य उसकी तरफ देखकर खुद से बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वह दीक्षा को उठाते हुए बोला, दीक्षा तुम फिर से सोने लगी। चलो उठो, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। कोट। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपको कल रात को सोचना चाहिए था। आदित्य उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे उठाकर बाथरूम की तरफ जाता है और उसे बाथटब में आहिस्ते से बिठा देता है। उसने दीक्षा की हालत को देखकर पहले ही बाथटब को हॉट वाटर से भर दिया था। बाथटब के अंदर जाते ही गर्म पानी के टच में आने से दीक्षा रिलैक्स फील करने लगी। वह बच्चों की तरह बाथटब की सरफेस पर बन रहे झाग से खेलने लगी। इस वक्त वह बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। उसे इस तरह देखकर आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह दीक्षा के करीब गया और उसे नहलाने लगा। दीक्षा किसी अच्छे बच्चे की तरह ज्यादा नखरे न करते हुए आदित्य को चुपचाप नहलाने दे रही थी। उसे अच्छी तरह क्लीन करने के बाद वह उसे एक ब्लैंकेट में लपेटकर अपनी गोद में उठा लेता है और वॉशरूम से बाहर ले आता है। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी नेक पर अपने दोनों हाथ लपेट देती है। आदित्य एक टॉवेल लेकर उसके गीले बालों को पोंछने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में उसे कपड़े पहनाकर कॉलेज के लिए बिल्कुल ही रेडी कर देता है। दूसरी तरफ वंश के अपार्टमेंट में कृतिका की नींद आज वंश से पहले खुली। उसने आंखें खुलते ही सबसे पहले वंश को देखा, जो कि उसके बगल में ही लेटा हुआ था। उसका चेहरा देखकर कृतिका को कल रात की उसकी कड़वी बातें याद आने लगी। ये याद करके उसने वंश पर से अपनी नजरें हटाई और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में वह वॉशरूम से रेडी होकर बाहर आ गई। उसने आज फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। वंश की आंखें भी अब तक खुल चुकी थी। वह कृतिका की तरफ ही देखने लगा। रोज की तरह आज उसके फेस पर स्माइल नहीं थी, बल्कि एक अलग सी उदासी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वंश इसकी वजह अच्छे से समझ रहा था। उसने भी तय कर लिया था कि वह अपनी वाइफी के फेस पर से उसकी खोई मुस्कान वापस लेकर ही आएगा। कृतिका अपने बालों को सुखाते हुए वहां से किचन की तरफ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। वंश उसे जाते देख वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर बाहर आ गया। डाइनिंग टेबल पर वंश और सुमित्रा आंटी बैठी हुई थी। कृतिका ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। ब्रेकफास्ट सर्व करते वक्त भी उसने वंश की तरफ नहीं देखा। वंश को कृतिका का उसे यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह कृतिका की कंडीशन भी समझ सकता था। रोज की तरह स्माइली फेस रखने वाली कृतिका का उदास चेहरा देखकर सुमित्रा आंटी उससे पूछ बैठी, कृतिका बेटा क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। वंश भी कृतिका की तरफ ही देख रहा था। कृतिका ने अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए।
कोट। सुमित्रा आंटी फिक्र भरे टोन में बोली, तो बेटा तुम एक काम करो, आज ऑफिस मत जाओ और घर पर ही रेस्ट करो। कोट। कृतिका आंटी मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँ। सुमित्रा आंटी ने फिर कुछ नहीं कहा और कृतिका उन्हें बाय बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वंश उसे रोकना तो चाहता था पर उसके पहले ही कृतिका वहां से निकल चुकी थी। दरअसल वंश रोज कृतिका को ऑफिस छोड़कर ही अपने ऑफिस जाता था, पर आज कृतिका ऑटो लेकर ही ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में भी वंश का ध्यान कृतिका पर ही था। वह उससे बात करना चाहता था और जल्द से जल्द उसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहना चाहता था। वंश ने किसी तरह ऑफिस में काम करते हुए 4 बजाए और आज जल्दी ही अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया, क्योंकि कृतिका की 4 बजे ही ऑफिस की छुट्टी हो जाती थी, इसलिए वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह अपने अपार्टमेंट पहुंचकर अपने बेडरूम में गया। उसने रास्ते में कृतिका के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स यानी रेड रोजेस ले आया। उसने उसे बेड के साइड में रख दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर भी आ गया। धीरे धीरे शाम के 5 बज गए पर कृतिका ऑफिस से घर नहीं आई थी। वंश को अब कृतिका की टेंशन होने लगी। उसने सुमित्रा आंटी से पूछा भी कि कहीं कृतिका ने उन्हें कॉल करके कुछ इन्फॉर्म तो नहीं किया कि उसे आ जाने में देर हो जाएगी या नहीं, पर सुमित्रा आंटी ने ना में सिर हिला दिया। अब तो वंश की टेंशन और बढ़ गई। उसने कृतिका का कॉल ट्राई किया, पर कॉल अनरीचेबल आ रहा था। वंश को और टेंशन होने लगी। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। अब वंश सीधे नीचे अपनी कार के पास आ गया। जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए वह कृतिका को ढूंढने के लिए निकल गया। सबसे पहले वह कृतिका के ऑफिस गया, क्योंकि वहां पर उसके होने के चांसेस ज्यादा थे। 20 मिनट के अंदर ही वह कृतिका के ऑफिस चला गया। वह हड़बड़ी में ऑफिस के अंदर आया और रिसेप्शनिस्ट से कृतिका के बारे में पूछने लगा। रिसेप्शनिस्ट का जवाब सुनकर वंश के चेहरे पर चिंता की एक लकीर खींच गई। उसने कहा कि कृतिका मैम तो 1 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल चुकी है। वंश ने तुरंत उसका लोकेशन ट्रैक करने के लिए अपनी टीम को कृतिका का नंबर सेंड कर दिया। वंश ने उस रास्ते में कृतिका को ढूंढने का डिसाइड किया, जिस रास्ते से वह अपने ऑफिस जाती है। वह उसे ढूंढते हुए थोड़ी ही दूर ही गया होगा कि तभी उसे सामने लोगों की भीड़ नजर आई। उसने तुरंत अपनी कार रोकी। वह उस भीड़ की तरफ बढ़ गया। जैसे ही भीड़ को चीरते हुए उसने सामने की तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि यह कृतिका ही थी जो बेहोश पड़ी हुई थी। उसने करीब जाकर कृतिका को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने कार के पास लाकर उसे बैक सीट पर सुलाते हुए उसके सिर को सहलाकर बोला, वाइफी प्लीज अपनी आंखें खोलो। पर कृतिका तो बेहोश थी, इसलिए उसने वंश के किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वंश ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए तुरंत एक डॉक्टर को कॉल कर दिया और अपनी कार अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में वह कृतिका को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। 5 मिनट के अंदर वहां एक डॉक्टर हाजिर हो गई। उन्होंने कृतिका को अच्छे से एग्जामिन किया। वंश टेंशन के मारे अपनी पलकें झपकाए बिना ही उसे देख रहा था। जब डॉक्टर ने अपना एग्जामिनेशन पूरा कर लिया तो वंश कृतिका की तरफ देखते हुए ही बोला, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी वाइफ को? कोट। डॉक्टर, मिस्टर सिन्हानिया आपकी वाइफ बेहोश हो गई है। यह उनकी बॉडी में शुगर लेवल के अचानक ड्रॉप हो जाने की वजह से हो गया। बट यू डोंट वरी, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, शुगर लेवल अचानक से ड्रॉप होने का क्या रीजन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, इन्होंने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। होश में आते ही आप सबसे पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा। वंश कृतिका की तरफ देखकर हाँ बोलता है। डॉक्टर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद वंश कृतिका के सिरहाने के पास बैठ जाता है और उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे आहिस्ते से चूमते हुए बोला, वाइफी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कहते हुए वह उसके सिर को सहलाने लगता है। तभी वंश को ध्यान आता है कि कृतिका ने सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त भी बहुत कम मतलब न के बराबर ही खाया था। वंश को समझ आ गया कि उसने अपना लंच भी स्किप कर दिया होगा। वह कृतिका के चेहरे की तरफ देखते हुए फिक्र भरी टोन में बोला, वाइफी तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस हाल में देखकर मेरी जान निकल जाती है। आज जब कृतिका नहीं मिल पा रही थी, तब वंश ने फील किया कि वह कृतिका को खोने से कितना डरता है। अगर आज कृतिका उसे नहीं मिलती या उससे कुछ हो जाता तो वंश अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता।
वह कृतिका के चेहरे की तरफ झुकते हुए आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है और यूं ही उसके सिर को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे कृतिका की हलचल महसूस होती है। ये फील करके वंश उसकी तरफ देखता है। कृतिका आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखें खोलती है। उसे होश में आया देख वंश को एक सुकून सा मिलता है। वह उसके करीब जाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर पर किस करते हुए बोला, थैंक गॉड तुम ठीक हो। फिर वह किचन में जाकर कृतिका के लिए खाना ले आता है। वह एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाने लगा, पर कृतिका उसे रोकते हुए बोली, रहने दीजिए मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए वह वहां से जाने को हुई तो उसकी इस लापरवाही पर वंश को गुस्सा आ गया। वह उसे रोकते हुए बोला, भूख नहीं है फिर भी खाओ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वह जैसे ही बेड से उठने को हुई वंश ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, प्यार से समझा रहा हूँ इसलिए चुपचाप खा लो। पर इन सब में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह कृतिका को हट कर रहा है। वंश की उसके कंधे पर पकड़ कसने से कृतिका को दर्द होने लगा और उसके आंखों से आंसू आ गए। वह अपने इन्हीं आंसुओं के साथ बोली, वरना क्या कर लेंगे आप? ऐसे ही मुझे हट करेंगे? कृतिका ने अपने कंधों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये महसूस करके वंश ने तुरंत कृतिका पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसके गालों को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी। तुम जानती हो न मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, इसलिए जिद मत करो और ये खाना खा लो। वंश की फिक्र? वह अपने इन्हीं आंसुओं के साथ बोली, वरना क्या कर लेंगे आप? ऐसे ही मुझे हट करेंगे? कृतिका ने अपने कंधों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये महसूस करके वंश ने तुरंत कृतिका पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसके गालों को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी। तुम जानती हो न मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, इसलिए जिद मत करो और ये खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कृतिका ने कुछ नहीं कहा तो वंश एक निवाला कृतिका की तरफ बढ़ाते हुए उसे खिलाने को हुआ तो वह उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए मैं खुद ही खा लूंगी। वंश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप खाओ। उसके इस तरह कहने से कृतिका का चेहरा छोटा सा हो जाता है और वह चुपचाप वंश के हाथों से खाने लगती है। उसे देख वंश स्माइल करता है। खाने के बाद वंश उसे उसकी मेडिसिन खिला देता है, जिसके असर की वजह से कृतिका जल्दी ही नींद के आगोश में चली जाती। वंश चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर वह कृतिका के सिरहाने के पास बैठ जाता है। उसके चेहरे को निहारने के बाद वह उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूम लेता है। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके उसके बगल में लेट जाता है। आज वंश की आंखों में नींद नहीं थी। वह एकटक सीलिंग की तरफ देखकर कुछ सोचने में लगा हुआ था। तभी कृतिका नींद में ही लुढ़कते लुढ़कते उसके करीब आ गई और उसके सीने से लिपट गई। वंश उसे अपने करीब देखकर स्माइल करता है और उसे अपने थोड़ा और नजदीक करके अपनी बाहों में कस लेता है। वह उसके सिर पर चूमते हुए बोला, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे दूर रहो। उसे अपनी आगोश में भरने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कृतिका के करीब रहने के सुकून के कारण वह जल्द ही नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह कृतिका जैसे ही शोवर लेकर रेडी होकर बेडरूम में आई, वंश ने अब बिल्कुल देरी नहीं की। वह तो सोफे पर बैठा हुआ कब से कृतिका का इंतजार कर रहा था। कृतिका अपने गीले बालों को एक टॉवेल से पोंछ रही थी। वंश ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। कृतिका ने भी चुपचाप वंश की बात मान ली। वह गीले टॉवेल को लॉन्ड्री बास्केट में डालकर वंश के बगल में बैठ गई। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला, कृतिका आई एम रियली सॉरी। मुझे उस दिन तुम पर उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। वंश की बातें सुनकर कृतिका अपना हाथ वापस लेते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सिन्हानिया, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए था। आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो वो आप ही डिसाइड करते हो, और कोई भी आपकी लाइफ में जबरदस्ती किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता। मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वहां से उठने को हुई तो वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और दोबारा उसे अपने करीब बिठा लिया। वह कृतिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, वाइफी इस दुनिया में मेरा कहने को सिर्फ तुम ही हो, और ऐसी बातें कहकर तुम मुझे पराया तो मत फील करवाओ प्लीज। वंश ने ये कृतिका की तरफ देखते हुए आस भरी नजरों से कहा। कृतिका वंश की तरफ ही देखने लगी। वह उसे देखते हुए ही बोली, मुझे भी आपको यूं खुद से दूर करना अच्छा नहीं लग रहा।
पर आप जब खुद मुझे अपने करीब नहीं देखना चाहते तो मैं बेकार की कोशिशें क्यों करूं? ये कहते हुए वह जैसे ही उठने को हुई, वंश ने उसे रोक लिया। वह उसके एक हाथ को थामे हुए उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, वाइफी प्लीज, तुम मुझे इग्नोर करके मुझे ऑलरेडी सजा दे चुकी हो, प्लीज अब और नहीं, मैं तुम्हारी इग्नोरेंस अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कोट। उसकी बातें सुनकर कृतिका उसके चेहरे को अपनी हाथों में भरते हुए बोली, वंश मैं आपसे आपके पास्ट के बारे में इसलिए नहीं जानना चाहती थी कि आपके गहरे घावों को फिर से कुरेद सकूं, बल्कि इसलिए जानना चाहती थी कि आपकी जिंदगी के हर पहलू से रूबरू होकर मैं हर कदम पर आपका साथ दे सकूं, आपके उस हर एक दर्द को महसूस कर सकूं जिसे आपने अकेले जिया था, आपके बारे में जानकर आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूं, जहां सिर्फ और सिर्फ मैं, आप और हमारी छोटी सी दुनिया हो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की बातें सुनकर वंश उसकी तरफ एकटक देखता है। वह जैसे ही कुछ कहने को होता है कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। पहले तो वंश इग्नोर करता है, फिर जब फोन दोबारा रिंग करने को होता है तो वह कॉल उठा लेता है। 2 मिनट बात करके वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, आई हैव टू गो। ये कहते हुए वह कृतिका के जवाब का वेट किए बगैर वहां से तुरंत निकल जाता है। कृतिका तो बस उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि वंश ने उसे कुछ भी नहीं बताया और घर से निकल गया था। कृतिका चाहती थी कि वंश अभी उसके पास ही रहे और उससे बातें करे, पर वंश का यूं अचानक चले जाना कृतिका के दिल को तोड़ सा गया। पर कृतिका ने खुद को संभाला और कहा कि शायद कोई बहुत जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए यूं बिना बताए चले गए होंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में वंश के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। कृतिका आज घर पर ही थी। वंश सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गया था, इसलिए कृतिका ने सोचा कि क्यों न वह उसके लिए लंच रेडी करे और टिफिन बॉक्स पैक करके वंश के ऑफिस जाए। कृतिका को ये आइडिया भा जाता है, इसलिए वह किचन में जाकर वंश के लिए लंच रेडी करने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। कृतिका ने थोड़ी देर वेट करने के बाद खाने को टिफिन बॉक्स में डाल दिया और उसे लेकर वंश के ऑफिस की तरफ जाने लगी। उसने वंश को नहीं बताया था कि वह उसके ऑफिस आने वाली है। ये उसके लिए भी सरप्राइज होने वाला था। लगभग आधे घंटे के बाद कृतिका टिफिन बॉक्स लेकर वंश के ऑफिस पहुंच गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से वंश के कैबिन के बारे में पूछा। यूं तो वह पहली बार दी इन्फिनिटी एम्पायर आ रही थी, पर सबको पता था कि आदित्य मल्होत्रा के राइट हैंड वंश सिन्हानिया की अब शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ कृतिका है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट को कृतिका को देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। रिसेप्शनिस्ट ने एक वार्म स्माइल के साथ कृतिका को ग्रीट किया और उसे वेलकम भी कहा। बदले में कृतिका भी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर देती है। वह उसे वंश के कैबिन का एड्रेस दे देती है। कृतिका लिफ्ट से होते हुए उस तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में वह वंश की कैबिन के सामने होती है। कैबिन का डोर पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कृतिका ज्यादा न सोचते हुए अपने फेस पर स्माइल लिए हुए अंदर चली जाती है। पर अंदर आते ही उसके चेहरे की बड़ी सी स्माइल कहीं गायब हो जाती है। वह सामने के नजारे को बस अपनी छोटी हो चुकी आंखों से देखती ही रह जाती है। कृतिका's हार्ट ब्रेक। कृतिका लिफ्ट से होते हुए उस तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में वह वंश की कैबिन के सामने होती है। कैबिन का डोर पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कृतिका ज्यादा न सोचते हुए अपने फेस पर स्माइल लिए हुए अंदर चली जाती है। पर अंदर आते ही उसके चेहरे की बड़ी सी स्माइल कहीं गायब हो जाती है। वह सामने के नजारे को बस अपनी छोटी हो चुकी आंखों से देखती ही रह जाती है। अब आगे कॉलेज में दीक्षा रोशनी के बाद कल्चरल एक्टिविटी वाले हॉल में जाकर डांस कंपटीशन में अपना नाम देती है। पार्थ ने दीक्षा और रोशनी को उस तरफ जाते हुए पहले ही देख लिया था, इसलिए वह भी उस तरफ हो लिया। वह दीक्षा और रोशनी के पास आकर बोला, तुम लोग डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? कोट। रोशनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग नहीं, सिर्फ दीक्षा पार्टिसिपेट कर रही है। पार्थ दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, ओह नाइस, दीक्षा सच में यू आर वेरी टैलेंटेड। कोट। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए अजीब सी मुस्कुराहट देकर बोली, डांस के अलावा भी और बहुत से टैलेंट हैं मेरे, देखना चाहोगे? ये कहते हुए वह अपने हाथों का मुक्का बना रही होती है, पर रोशनी उसे रोक देती है। पार्थ दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम डांस के लिए पार्टनर की जरूरत हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी, क्योंकि पार्थ था कि उसके करीब आने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। बेचारे को पता नहीं था कि जिस ब्यूटी पर वो अपनी आंखें गड़ाए हुए है, वो ऑलरेडी किसी और की है। दीक्षा पार्थ को देखकर मन ही मन बोली,
देखो तो कैसे चिपकने की कोशिश कर रहा है। बड़ा आया मेरा डांस पार्टनर बनने वाला। रोशनी उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, यह शो दीक्षा तुम्हें जरूर कंसिडर करेगी। कोट। ये सुनकर दीक्षा बोली, डोंट वरी मिस्टर मुखर्जी, वो मेरी परफॉर्मेंस सोलो होने वाली है तो मुझे डांस पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप अपना देख लीजिए। दीक्षा की बातें सुनकर पार्थ का तो दिल टूट सा गया, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और कहा, नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत हो तो यू कैन कॉल मी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, यह शो। फिर पार्थ भी वहां से अपने दोस्तों के पास जाने लगा। वहीं इस नज़ारे को ऊपर से तान्या, शनाया और दिया अपनी जलती आंखों से देख रही थी। शनाया दीक्षा को घूरते हुए बोली, आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का इसके आगे पीछे घूमता रहता है। एटीट्यूड तो देखो इसकी। उद्धरण चिन्ह। तान्या अपनी जलती आंखों के साथ नफरत भरी टोन में बोली, सिर्फ पार्थ ही नहीं कॉलेज के बाकी लड़के भी इसे देखकर ठंडी आहें भरते हैं, पर ये लड़की किसी को भाव नहीं देती। आखिर किस बात का घमंड है इस दो कौड़ी की लड़की में। उद्धरण चिन्ह। दया नफरत से फुफकारते हुए बोली, गर्ल्स अब बहुत हुआ, अब मैं इस दीक्षा को और अपने कॉलेज में नहीं देख सकती। तुम दोनों को पता है जब मयंक मुझे छोड़कर इस दो कौड़ी की लड़की को देखता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। मन करता है कि इसका गला ही दबा दूं मैं। उद्धरण चिन्ह। शनाया उसे कंसोल करते हुए बोली, दया हम दोनों तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, सब कुछ इस दीक्षा की वजह से ही हो रहा है। जब से ये कॉलेज आई है तब से सारे स्टूडेंट्स के बीच हमारा खौफ भी कम हो गया है। अच्छा खासा उस दिन उसे बॉयज वॉशरूम में बंद कर दिया था। पता नहीं उसकी वो बेस्ट फ्रेंड रोशनी कहाँ से आ टपकी और उसने अपनी फ्रेंड को बचा लिया, वरना हम भी देखते कि वो कॉलेज में किसके सामने अपना मुंह दिखाती। उद्धरण चिन्ह। दया फ्रस्ट्रेट होकर बोली, बस अब बहुत हुआ, मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वी नीड टू डू समथिंग। कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस लड़की का ये एटीट्यूड और घमंड हमेशा हमेशा के लिए चूर चूर हो जाए और ये किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक न रहे। दया ने यह अपनी जलती आंखों के साथ कहा था। तीनों अपने शैतानी दिमाग के घोड़े कई दौड़ाने लगी। दीक्षा और रोशनी भी अपना काम खत्म होने पर वहां से निकलने लगी। दीक्षा रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं ये लड़का हमेशा मेरे आसपास मंडराता क्यों रहता है। अगर आदित्य को इसके बारे में पता चल गया तो वो इसकी जान ही ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। रोशनी स्माइल करते हुए दीक्षा की तरफ देखकर बोली, अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती कि उसका दिल तुम जैसी खूबसूरत लड़की पर आ गए। उसे थोड़ी ना पता है कि तुम दी बिजनेस किंग आदित्य मल्होत्रा की वाइफ हो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा, आई होप कि उसे जल्द ही समझ आ जाए कि मैं किसी और की हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसका दिल टूट जाए। ये कहते हुए वो दोनों अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती हैं। वही पार्थ भी अपने दोस्तों के पास आकर मायूस होकर बैठ गया। उसे इस तरह देखकर उसका फ्रेंड शिवम बोला, क्या हुआ हमारे हैंडसम हन को, इस तरह तू मुंह फुलाकर क्यों बैठा है। उद्धरण चिन्ह। पार्थ उन्हें अपनी और दीक्षा की बातें बता देता है, फिर उनकी तरफ देखकर मायूस होकर बोला, यार एक बात बताओ, क्या मुझ में कांटे लगे हैं जो प्रीति गर्ल हमेशा मुझे इग्नोर करने की कोशिश करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड रोशनी तो मुझसे कितने अच्छे से बात करती है। उद्धरण चिन्ह। शिवम उसे समझाते हुए बोला, तू हमारा मोटिवेटर है यार, तू यूं मायूस अच्छा नहीं लगता, तू ज्यादा मत सोच, हो सकता है कि दीक्षा किसी बात को लेकर परेशान हो इसलिए तुझ पर ध्यान न दिया हो। कोट। उसका दूसरा फ्रेंड ऋषभ भी शिवम की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, यह शिवम इज राइट, जरूर उसका मूड आज खराब होगा इसलिए उसने ऐसा कहा होगा, वरना हम सब जानते हैं कि वो कितनी स्वीट और प्यारी सी है। कोट। राघव पार्थ की तरफ देखते हुए बोला, तू कह रहा था कि दीक्षा डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। उसकी इस बात पर पार्थ हाँ में सिर हिला देता है। राघव उसे चीयर करते हुए बोला, तो फिर बस तू भी तो एक बहुत अच्छा डांसर है, तू दीक्षा की प्रैक्टिस में उसकी हेल्प कर देना, इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे के करीब भी आ पाओगे। उद्धरण चिन्ह। पार्थ फिर से मायूस होकर बोला, मुझे सपने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और इसकी क्या गारंटी है कि वह मुझसे हेल्प मांगेगी ही। उद्धरण चिन्ह। शिवम उसे चीयर करते हुए बोला, कम ऑन पार्थ, तू कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा है मेरे भाई, तू पॉजिटिव सोच, सब अच्छा ही होगा। अपने दोस्तों के इस तरह चीयर करने पर पार्थ की मायूसी काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरी तरफ वंश का कैबिन।
कृतिका कैबिन के अंदर के नज़ारे को बस देखती ही रह जाती है। उसका दिल तो जैसे 1000 टुकड़ों में बंट सा जाता है। सामने वंश सोफे पर बैठा हुआ था और उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी जो वंश से चिपकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वंश एक फाइल रीड करने में बिजी था। तभी अचानक उस लड़की ने वंश के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, कृतिका अपनी नम आंखों के साथ वंश को देखते हुए वो टिफिन बॉक्स धम्म से एक टेबल पर रख देती है और वहां से जाने लगी। टिफिन के रखने की आवाज से वंश का ध्यान कृतिका की तरफ चला गया। फिर उस लड़की की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि कृतिका क्यों इस तरह से उसके कैबिन से जा रही है। वह कृतिका को रोकने के लिए जैसे ही उठा, कृतिका बड़ी तेजी से अपने आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है। वंश उसका नाम पुकारता रह जाता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह वहां से जा चुकी होती है। आदित्य जो कि वहीं से गुजर रहा था, उसने कृतिका को वहां से जाते देखा। वंश ने एक नजर घूरकर उस लड़की को देखा, फिर वो भी अपने कैबिन से निकलकर कृतिका को रोकने के लिए आगे बढ़ा। इन सब में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आदित्य वहां से गुजर रहा है। आदित्य दोनों को देखकर समझ गया कि जरूर कोई बात है। वह अपने कैबिन की तरफ चला गया। उनके जाने के बाद वो लड़की जो कि वंश के कैबिन में बैठी हुई थी, डेविल स्माइल करने लगी। ये लड़की है नियति कपाड़िया। कॉलेज के टाइम यह वंश की क्लासमेट थी और उसे पसंद भी करती थी, पर वंश की तरफ से उसे लेकर ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। बस यही बात नियति को कभी रास नहीं आई थी। वंश को लेकर उसके इंटेंशंस भी कुछ ठीक नहीं थे। इतने सालों में वंश तो उसे भूल ही चुका था, पर आज वह एक बिजनेस वुमन थी और अपना फैमिली बिजनेस कपाड़िया इंटरप्राइजेस संभालती थी। जैसे ही उसे पता चला कि वंश दी बिजनेस किंग आदित्य मल्होत्रा के लिए काम करता है, तो उसने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की और एक बिजनेस डील के बहाने वह वंश से मिलने के लिए चली आई। आदित्य को नियति के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने अपने आइडिया और बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए वंश के पास भेज दिया और नियति को तो बस यही चाहिए था। उनके जाने के बाद नियति अपने फेस पर डेविल स्माइल लिए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वंश कृतिका के पीछे पीछे ही आ रहा था, पर कृतिका पहले ही ऑटो लेकर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल चुकी थी। वंश भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कार से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि कृतिका अभी वही जाने वाली है। घर पहुंचकर कृतिका ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से कवर करके रोने लगी। उसने दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए उसके रोने की आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी। सुमित्रा आंटी भी काम में बिजी थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही वंश सीधे अपने बेडरूम के पास आ गया। वह दरवाजे को नोक करके कृतिका को डोर ओपन करने के लिए बोला, पर कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया और वह यूं ही रोती रही। वंश समझ रहा था कि कृतिका अंदर क्या कर रही होगी। जब काफी देर बाद भी कृतिका ने दरवाजा नहीं खोला तो वंश वहीं सामने सोफे के पास बैठ गया। कृतिका ने अपने फेस को अच्छी तरह वॉश किया और आहिस्ते से दरवाजा खोलकर बेड पर पेट के बल लेट गई। वंश भी कुछ सोचते हुए बेडरूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने डोर खोला तो वह पहले से ही खुला हुआ था। वह अंदर गया तो पाया कि कृतिका पेट के बल लेटकर सो रही थी। वंश उसके सिरहाने के पास जाकर बैठ गया। उसके फेस पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और उसके मुरझाए चेहरे को देखने लगा। तभी अचानक कृतिका की आंखों से आंसू की बूंद का एक कतरा निकलकर उसके गालों पर लुढ़क जाता है, जिसे देखकर वंश को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कृतिका रोते रोते ही सो चुकी थी। वंश आहिस्ते से उसके सिर को सहलाने लगा, फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। भले ही वह लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए था, पर ध्यान तो अभी भी कृतिका पर ही था। थोड़ी देर बाद कृतिका की नींद खुल जाती है तो वंश अपने लैपटॉप को बंद किए हुए तुरंत उसके पास पहुंच जाता है, पर कृतिका उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वह शोवर के नीचे खड़ी हो जाती है और शोवर ऑन कर देती है। यकायक उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वह ये सोचकर ही रोने लगती है कि वंश ने उस लड़की के लिए उसे इग्नोर कर रहा था, कभी अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताया। कृतिका के जहन में वंश की कही ये बातें गूंजने लगती है, मैं वंश सिन्हानिया हूँ और मेरे बारे में तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक मैं न चाहूँ, चाहे वो मेरी वाइफ ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते सोचते कृतिका के आंसू उसकी दर्द भरी सिसकियों में बदल जाते हैं। वंश जो कब से कृतिका के बारे में ही सोच रहा था, वह उसके सुबकने की आवाज सुनकर तुरंत वॉशरूम की तरफ चला जाता है।
वह बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खोल देता है तो देखता है कि कृतिका शोवा में भीग रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे। वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर कर सुबक रही थी। वंश उसके पास गया और उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, कृतिका प्लीज शांत हो जाओ। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कृतिका, जिसकी रो रोकर आंखें लाल हो चुकी थी, वह वंश से अपने हाथ झटकते हुए गुस्से से रोते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। मैं समझ गई ये वही लड़की है ना जिसके लिए आपने अब तक मुझे खुद से दूर रखा। उद्धरण चिन्ह जब 120 वो मुझसे प्यार नहीं करते। वंश उसके पास गया और उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, कृतिका प्लीज शांत हो जाओ। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कृतिका, जिसकी रोकर आंखें लाल हो चुकी थी, वह वंश से अपने हाथ झटकते हुए गुस्से से रोते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। मैं समझ गई ये वही लड़की है ना जिसके लिए आपने अब तक मुझे खुद से दूर रखा। उद्धरण चिन्ह अब आगे कृतिका गुस्से से रोते हुए बोली, अगर आपकी लाइफ में वो लड़की पहले से ही थी तो आपने मेरे साथ शादी का नाटक क्यों किया। ये कहते हुए वह फिर से अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा कर रोने लगी। वंश से अब रहा नहीं गया और वह कृतिका के पास जाकर उसके हाथों को अलग करते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? जब मैं कह रहा हूँ कि कैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह इसके साथ ही वंश भी कृतिका के साथ शोवा में भीग रहा था। कृतिका तो पहले ही पूरी तरह से भीग चुकी थी। वह अपने कांपते होठों से वंश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो जरूर किसी से तो करते ही होंगे ना। जिस तरह से वो लड़की आपके साथ चिपकी हुई थी उससे तो यही लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। वो तो मैं थी जिसने बीच में आकर आप दोनों का वो मोमेंट खराब कर दिया। उद्धरण चिन्ह ये कहते हुए वह अपनी आंखों में आंसू लेकर जैसे ही जाने को हुई, वंश ने एक झटके में कृतिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कृतिका सीधे वंश के सीने में जा गिरी। कृतिका के दोनों हाथ वंश के सीने पर चले गए। कृतिका ने उसकी इंटेंस आंखों में देखा, जो इस वक्त पूरी तरह से खाली था। वंश अपनी इंटेंस आंखों से कृतिका को देखते हुए उसके कंधे पर अपनी मजबूत पकड़ बनाता है। उसकी इस पकड़ में वंश का गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। कृतिका के मुंह से अचानक से दर्द भरी आह निकल जाती है। आहे, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, उसके पास जाए जहां आपको होना चाहिए। कृतिका ने ये गुस्से से कहा था, क्योंकि वह वंश को अपने अलावा और किसी के साथ भी इमेजिन नहीं कर सकती थी। कृतिका को अपनी शादी से लेकर अब तक वंश का यूं खुद से दूर रहने का रीजन अभी नियति कपाड़िया ही लग रही थी। कृतिका का ये सोचना भी गलत नहीं था, क्योंकि वह वंश के पास से बिल्कुल बेखबर थी। वह जानना तो चाहती थी पर वंश ने कभी इस बारे में उसे नहीं बताया था। कृतिका की ये बात सुनकर वंश को बहुत जोर से गुस्सा आया। उसने अपनी गुस्से से लाल आंखों से एक नजर कृतिका को देखा, जिससे कृतिका एकदम से सहम गई। इससे पहले कि कृतिका कुछ रिएक्ट कर पाती, वंश ने उसकी नेक को थामते हुए एक झटके में कृतिका के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। उसकी इस किस में प्यार और केयर जैसी चीज दूर दूर तक नहीं थी, था तो सिर्फ वंश का गुस्सा, जो इस वक्त वह इस किस के जरिए कृतिका पर उतार रहा था। वंश के इस तरह किस करने से कृतिका को बहुत पेन हो रहा था। वह अपने दोनों हाथों से वंश के सीने पर मार रही थी और उसे छूटने की भरपूर कोशिश भी कर रही थी, पर वंश ने उसकी इस कोशिश को नाकाम करते हुए उसके उन दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में ले लेता है, जिससे कृतिका अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वंश की यह किस वाइल्ड होने लगी थी। वह बहुत बुरी तरीके से कृतिका को किस कर रहा था। वह उसे किस कम का ज्यादा रहा था। कृतिका उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी। जब वंश ने कृतिका की सांसों को ऊँघते हुए महसूस किया तो उसने कृतिका के होठों को जोर से काट लिया। उसने इतनी बेरहमी से बाइट किया था कि कृतिका के होठों से खून निकलने लगा। इस बाइट से कृतिका की जोर से चीख निकल गई और आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर चुकी थी। उसने अपनी दर्द भरी आंखों से वंश की तरफ एक नजर देखा और रोते हुए वहां से निकलकर क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। कृतिका के आंसू देखकर वंश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने हाथों को बाथरूम के दीवार पर जोर से मार देता है, जिससे उसके हाथों पर चोट लग जाती है। पर कृतिका के आंसुओं के आगे वंश को अपना दर्द बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर तक यूं ही शोवर के नीचे भीगता रहा। कृतिका क्लोजेट रूम में आकर अपने कपड़े उतार कर नाइट वेयर पहन लेती है। वह खुद को एक नजर आईने में देखती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी।
होठों पर बाइट के निशान अभी भी ताज़ा लग रहे थे। कृतिका ने जैसे ही अपने होठों पर उंगली फेरा, उसकी आह निकल गई। साथ ही आंखों से दर्द भरे आंसू भी निकल आए, क्योंकि उसे वंश की बेरहमी याद आ गई। उसे कभी नहीं लगा था कि वंश कभी उससे इस तरह से पेश आ सकता है। कृतिका ने अपने आंसू पोंछे और बेड पर पेट के बल लेट गई। थोड़ी देर बाद वंश भी वॉशरूम से बाहर आ गया। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वह सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। भले ही करने को वह अपना काम कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार अपने सामने सोती कृतिका पर ही जा रहा था। वह बड़ी मुश्किल से अपना काम कर पा रहा था। 1 घंटे बाद सुमित्रा आंटी वंश के बेडरूम में आईं। वंश को काम करते देख वह कृतिका के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, कृतिका बेटा, चलो चलकर डिनर कर लो। उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा आंटी की बात सुनकर कृतिका मुंह उठाकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा आंटी ने देख लिया कि कृतिका का फेस पूरी तरह से मुरझाया हुआ है, साथ ही उसकी आंखें भी लाल और सूजी हुई है। उनका ध्यान कृतिका के होठों पर बाइट के निशान पर भी गया। वो समझ गई कि जरूर वंश और उसके बीच कुछ हुआ है, पर इस वक्त उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं लगा। सुमित्रा आंटी कृतिका की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, पर बेटा तुम भूखी रही तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, इसलिए चलो खा लो। पर कृतिका ने खाना खाने से साफ मना कर दिया। आखिर में सुमित्रा आंटी बाहर आ गईं और वंश के ऑर्डर पर उन्होंने खाना खा लिया और अपने घर के लिए निकल गईं। वंश अपना काम खत्म करके अपने लैपटॉप को बंद कर कृतिका की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है। कृतिका जो कि नींद से जाग चुकी थी, पर फिर भी वह अपनी आंखें बंद किए हुए सोने का नाटक कर रही थी। वंश थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर बेडरूम से बाहर आ गया। जब कृतिका को महसूस हुआ कि वंश वहां नहीं है तो उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों को खोला तो सारे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। तभी कृतिका का फोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी पर प्रिंसेस नाम शो हो रहा था। कृतिका ने झट से अपने आंसू पोंछ खुद को नॉर्मल किया, क्योंकि वह दीक्षा को अभी नहीं बताना चाहती थी कि उसके और वंश के बीच क्या हुआ। कृतिका ने कॉल पिक किया। सामने से दीक्षा की चहकती हुई आवाज आई, हेलो दी, कैसे हो आप? डिनर हो गया आपका और जीजू का? कृतिका अपनी भारी आवाज में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रोने से हो गई थी, बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिंसेस। ये बोलते वक्त कृतिका बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी, क्योंकि कृतिका और दीक्षा की बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वे दोनों एक दूसरे से कभी कुछ छिपा नहीं पाते थे। उधर दीक्षा को अपनी दी की आवाज सुनकर ही पता चल गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वह समझ गई कि उसकी दी अभी ठीक नहीं है। वह कृतिका से बोली, दी आप ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। कृतिका को जिसका डर था वही हो रहा था, पर उसने बात संभालते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा। मुझे क्या होना था, बस सिर में थोड़ा दर्द है ना, तो बस रेस्ट कर रही थी। कोट। दीक्षा शक करते हुए बोली, आप सच बोल रहे हो ना दी? कृतिका ने अपने दिल पर पत्थर रखकर जबरदस्ती की स्माइल करते हुए बोली, हाँ बाबा। चलो अभी दी को रेस्ट की जरूरत है, वो तुमसे बाद में बात करेगी। ओके गुड नाइट बच्चा। ये कहते हुए कृतिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहीं दीक्षा, जो मन ही मन अभी अपनी दी के बारे में ही सोच रही थी। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तब जाकर दीक्षा अपने ख्यालों से बाहर आई। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? कोट। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, अपनी दी के बारे में। अब तक आदित्य सोफे पर बैठ चुका था। वह दीक्षा को भी अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्या सोच रही थी अपनी दी के बारे में? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य के सीने में अपना सिर रखी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अभी दी से ही बात कर रही थी। पता नहीं क्यों, पर उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य को कृतिका का वंश के कैबिन से बाहर आना और वंश का उसके पीछे पीछे भागने वाला सीन याद आ गया। दीक्षा उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी, जो बाहर से बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ही बोली, आदि आप क्या सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आकर दीक्षा को अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, डोंट वरी, कल हॉलिडे है तो हम दोनों तुम्हारी दी और जीजू से मिलने जाएंगे। ये सुनकर दीक्षा का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उसे हक कर लेती है। दीक्षा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू आदि, यू आर दी बेस्ट। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे इतना रूखा सूखा थैंक यू नहीं चाहिए।
ये सुनकर दीक्षा आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तो आदित्य ने अपने होठों की तरफ इशारा कर दिया। आदित्य का इशारा देखकर दीक्षा के गाल गुलाबी हो गए। वह उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप दिन ब दिन और बेशरम होते जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा को उसकी नेक से पकड़कर अपने होठों के करीब लाते हुए बोला, यू मीन मैं दिन ब दिन और रोमांटिक होता जा रहा हूँ। उसके इस तरह से कहने से दीक्षा अपनी नजरें शर्म के मारे झुका लेती है। आदित्य उसके गुलाबी चेहरे का प्यार से निहारता है, फिर अपनी आंखों को आहिस्ते से बंद कर दीक्षा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। दीक्षा भी आदित्य की नेक को थामकर उसे किस बैक करने लगती है। उधर कृतिका कॉल डिस्कनेक्ट करते ही एक बार फिर आंसू बहाने लगती है। तभी उसे वंश सामने खाने की प्लेट लेकर खड़ा मिलता है। कृतिका झट से अपने आंसू पोंछते हुए वंश से नजरें फेर लेती है। वंश अपनी सर्द आवाज में बोला, चलो खाना खा लो, पर कृतिका ने भी एकदम न्यूट्रल सा जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। कोट। पर वंश भी कहाँ मानने वाला था। भले ही उसने कृतिका पर अपना गुस्सा दिखाया था, पर उसे उसकी फिक्र तो थी। वह उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोला, कृतिका आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें उस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए था। प्लीज जिद मत करो और खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी तो वंश को गुस्सा आ गया। उसने खाने की प्लेट को साइड में रखते हुए कृतिका का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कृतिका ये क्या नाटक लगा रखा है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चुपचाप खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका एक झटके में अपना हाथ वंश से छुड़ाते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, रियली मिस्टर सिन्हानिया, आपको मेरा ये दर्द, मेरे आंसू नाटक लग रहे हैं। वंश अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को शांत करते हुए कृतिका की तरफ देखकर बोला, लुक कृतिका, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कृतिका ने अपने आंसू भरे चेहरे के साथ वॉशरूम की तरफ चली गई और खुद को लॉक कर लिया। वंश खाने की प्लेट को वहीं टेबल पर रखकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कृतिका वॉशरूम में आंसू बहाते हुए खुद से बोली, मतलब वंश के दिल में मेरे उन इमोशंस का, उनके लिए प्यार का कोई वैल्यू नहीं है। वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों की? आखिर क्यों? ये कहते हुए वह थोड़ी देर तक यूं ही सिसकती है, फिर अपने चेहरे को वॉश करके बेडरूम में वापस आकर वंश को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बेड के एक तरफ लेट जाती है। वंश भी चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। वह भी कृतिका की हालत समझ रहा था, क्योंकि जिस तरह से नियति उसे छूने की कोशिश कर रही थी, उससे तो कोई भी देखकर यही सोचेगा कि जरूर उनके बीच कुछ है। पर वंश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृतिका उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही है, जबकि कृतिका तो वंश के मुंह से बस ये सुनना चाहती थी कि वह उससे प्यार करता है। अगर वंश ने पहले ही कृतिका को अपने दिल की बात कह दी होती तो कृतिका वंश पर कभी शक नहीं करती।